देखें, अब हमने यहाँ पे बिहेवियर देखना है, ग्राफिकल बिहेवियर देखना है कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। कल तो हमने देख लिया था ना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को भी दोबारा भी समझा दिया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, लिहाजा बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है मैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान। अब हम ग्राफिकली इसी चीज को देखेंगे कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो जो अलाइनमेंट होती है एटम्स की और जो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, वो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इनका ग्राफ किस तरह का बनेगा। वही जो ग्राफ है उसी ग्राफ को कहा जाता है हिस्टेरेसिस लूप। टॉपिक है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस और वो जो ग्राफ बनेगी दैट विल बी कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। इसके लिए हमने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया कि एक आयरन का कोर ले लिया। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बार बार बता रहा हूँ, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही हम ये ग्राफिकल बिहेवियर चेक करने वाले हैं। सो हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, आयरन, आयरन की कोर ली, उसके ऊपर हमने एक कोयल लेके उसको इसके ऊपर बाउंड कर दिया। अब इस कोयल में से जैसे ही करंट पास करेगा, अभी तक हम सीख चुके हैं कि जब भी कोयल में से करंट पास करता है तो कोयल का एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा एंड साउथ पोल बन जाता है, जस्ट लाइक बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो एक एंड इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरा एंड साउथ पोल बन जाएगा। अब देखें कौन सा एंड नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा एंड साउथ पोल बनेगा। तो यहाँ से करंट आ रहा है तो ये देखें जरा, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हम सीख चुके हैं कि नॉर्थ पोल किधर बनेगा, उसके लिए हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में ये कर्ल किया, तो थंब मेरा किस साइड पे है, थंब मेरा है टुवर्ड्स राइट। सो दिस एंड विल बी नॉर्थ पोल एंड अदर एंड विल बी साउथ पोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कोयल जो है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। तो जब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया तो इस आयरन की कोर पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी या नहीं होगी? हो गई। जाहिर सी बात है, ये आयरन की कोर जो है, ये कोयल जब बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो आयरन की कोर इसी बार मैग्नेट के अंदर ही तो पड़ी हुई है। ठीक हो गया। तो अब इस कोयल की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आयरन कोर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगी। रिपीट कर रहा हूं मैं कि कोयल में करंट के फ्लो की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन की इस कोर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर रही है। नतीजा क्या होगा? नतीजा वही होगा जो भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, जो हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि जैसे ही आयरन की कोर पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो आयरन के जो टाइनी मैग्नेट्स हैं, आयरन के जो एटम्स हैं, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे और आयरन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक हो गया। आयरन जो है वक्ती तौर पे एक मैग्नेट बन जाएगा। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे ग्राफिकली देखना है। तो पहले इस चीज को पढ़ लें, ये जो आपके सामने मैंने लिख रखा है यही कुछ लिख रखा है जो मैंने बोल के बता दिया। वी हैव टू एनालाइज द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आयरन। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को हमने एग्जामिन करना है। कब? कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है और रिमूव की जाती है। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एंड रिमूव, कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी इस फेरोमैग्नेटिक पे, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव की जाएगी तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देगा। तो इसी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को हमने स्टडी करना है। ठीक हो गया। और साथ कह दिया क्योंकि आयरन आयरन क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो सो आयरन कोर इज पुट इनसाइड द करंट कैरिंग कोयल। तो इस करंट कैरिंग कोयल के अंदर मैंने उठा के आयरन को रख दिया, बिकॉज आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में लिख भी दिया है। ठीक हो गया। और ग्राफ जाहिर सी बात हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ड्रॉ करने बता चुका हूं बार बार। अब इसके लिए जो दो पैरामीटर्स यूज होंगे, जिन दो पैरामीटर्स के दरमियान ग्राफ ड्रॉ होगा, उन दोनों पैरामीटर्स को देख लें, उन दोनों वेरिएबल्स को देख लें। फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है? फर्स्ट वेरिएबल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इस करंट के फ्लो के जरिए से जो हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। और दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा? जो इस कोर के अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके टाइनी मैग्नेट्स की अलाइनमेंट की वजह से, क्योंकि कोर मटेरियल मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा ना। तो जैसे ही मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक हो गया।
तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड यानी कोर मटेरियल के अंदर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि H इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसी को कहा जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और दूसरा B जो है that will be induced magnetic field, internal magnetic field of ferromagnetic material. तो it is induced magnetic field inside the ferromagnetic material. आई समझ? और वही बात हमें पता है कि induced magnetic field जो है वो टाइनी मैग्नेट्स की अलाइनमेंट पे डिपेंड करती है। टाइनी मैग्नेट्स जितने ज्यादा अलाइन होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस कोर मटेरियल के अंदर, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस होगी। अगर एटम्स की अलाइनमेंट, टाइनी मैग्नेट्स की अलाइनमेंट कम है तो उस कोर मटेरियल के अंदर कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यही चीज मैंने कह दिया कि दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अलाइनमेंट ऑफ टाइनी मैग्नेट्स। ठीक होगा? अब हम आते हैं ग्राफ ड्रॉ करने की तरफ। देखें जरा ग्राफ किस तरह का होगा। नहीं जी, अब इस एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है? एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। आप लोग जरा मुझे बताएं ना, इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन है, एच या बी? यस, मैं भी तो जरा देखूं किस हद तक आपको समझ आई है। हाँ जी, कौन सी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी? हाँ जी, एच को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और बी को लेंगे वाई एक्सिस पे। अब एच को मैंने कह दिया कि एच इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तभी तो एक्स एक्सिस पे लिया, और बी को मैंने कह दिया इट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इसको मैंने वाई एक्सिस पे लिया। क्योंकि एच कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, कहा जो है एच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक हो गया? तो एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जितना ज्यादा करंट हम फ्लो करवाएंगे उतनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया? जबकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कोर मटेरियल के अंदर, आयरन के अंदर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसको नाम दिया हुआ है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो डिपेंड कर रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, दैट्स व्हाई बी इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, सो टेकन एट वाई एक्सिस। जबकि एच जो है, एच की वैल्यू पे बी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, सो एच इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, सो टेकन एट एक्स एक्सिस। आइए अब समझ बात की, क्लियर हुआ? हाँ जी, करूँ हम ग्राफ ड्रॉ? ओके, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखें जरा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, बिल्कुल क्लियर है कि ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ाता जाऊंगा, कैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा? बार बार कह रहा हूं, करंट के जरिए, करंट इसीलिए प्रोवाइड किया है, करंट के जरिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होने वाली इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। सो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये देखें जरा, लाइक ऐसे, गलत हो गया एक मिनट, ऐसे, यूं। आई समझ बात की? तो जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता गया वैसे वैसे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती चली गई। करते 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 हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, दिस इज सैचुरेशन पॉइंट। क्या होता है सैचुरेशन पॉइंट? कल भी पढ़ा था। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसपे एटम्स कंप्लीटली अलाइन हो जाते हैं, एटम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं। टाइनी मैग्नेट्स एरोस टाइनी मैग्नेट्स के, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कंप्लीटली पैरेलल हो जाते हैं। जब वो स्टेज एस्टेब्लिश हो जाती है, वो स्टेज गेन हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुकी है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद मजीद मैग्नेटिक फील्ड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आई समझ? तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ गया। अब जरा देखें, मटेरियल कौन सा है? मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और अगर मैं यहाँ पे हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, कल आप लोगों को मैंने बताया था सॉफ्ट और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फर्क। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है कि जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव करने के बाद, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव करने के बाद वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटिक इफेक्ट लूज कर देता है।
यानी उसके टाइनी मैग्नेट्स फिर से रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है कि जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो उस मटेरियल का अपनी जगह पे बरकरार रहता है, यानी उसके टाइनी मैग्नेट्स अलाइंड फॉर्म में रहते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह का जो मटेरियल होता है कि जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव होने के बाद भी उसके टाइनी मैग्नेट्स अलाइंड फॉर्म में रहे, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड रहे, तो ऐसा मटेरियल हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। अब यहाँ पे मैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कहीं पे साइड पे, दिस इज फॉर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट के लिए कैसा होगा वो बाद में बात करते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब सॉफ्ट के लिए कैसा ग्राफ बनेगा वो बाद में देखते हैं, पहले हार्ड के लिए देख लेते हैं। अब जरा देखें, क्योंकि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देने के बाद भी मटेरियल अपनी मैग्नेटाइजेशन को बरकरार रखेगा, उसके टाइनी मैग्नेट्स अलाइंड फॉर्म में रहेंगे। तो देखें जरा, ये वाली वो पूरी की पूरी लाइन है, ये वो पूरी की पूरी लाइन है कि जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। दिस इज द लाइन वेयर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। आई समझ। तो देखें जरा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने जीरो कर भी दी तब भी, ये देखें, एक मिनट थोड़ा मजीद नीचे कर लेता हूं मैं इसको। ये देखें जरा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने जीरो कर दी, लेकिन अभी भी हमारी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, वो नॉन जीरो है। ठीक हो गया। तो ग्राफ बनेगा लाइक कुछ इस तरह से, ऐसे। अब फर्दर इसको मैं क्या करता हूं, कम करता जाता हूं, बल्कि पहले मैं एक चीज समझा लूं, आपको थोड़ा सा समझने में मसला हो रहा है मुझे पता है। आप लोगों को याद है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? मुझे याद है, मैंने बताई थी 9th क्लास में। ये देखें जरा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब पूरी की पूरी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है पूरी वाई एक्सिस पे, तो पूरी वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसलिए वाई एक्सिस की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू जीरो। और पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसलिए इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनी वाई इक्वल टू जीरो। याद आया कोई, या कोई नहीं आया अभी भी? खैर, सर मैंने आपसे पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे पता पता चल गया, रिमाइंड हुआ। चलें अच्छा आप देखें जरा। आपने पढ़ा नहीं तो आपको क्या पता? अच्छा चलें, ये मैंने अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। बस 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 बस, अच्छा लड़ना नहीं है, इधर देखें। नहीं सर, ये मेरी दोस्त है, क्लास में, मैं लड़ नहीं रही। अच्छा बस ठीक है, ये देखें अब जरा। अब इसी तरह इस पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे बी इक्वल टू जीरो होगा, इस पूरी एक्स एक्सिस पे बी जीरो के इक्वल होगा, और इस पूरी की पूरी वाई एक्सिस पे एच जीरो के इक्वल होगा। नहीं समझ बात की? अब जरा देखें, अब मैंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो भी कर दी। कैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो की? एच को मैंने कैसे जीरो किया? करंट को जीरो करके, यहां से मैं करंट जीरो करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी ना। एच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ही मैं बाहर से करंट को जीरो करूंगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुई, देखें जरा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, लेकिन अभी बी की काफी सारी वैल्यू वहां पे मौजूद है। अभी भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मौजूद है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अभी भी जीरो नहीं हुई। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे ही तो होते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव कर देते हैं, तब भी हमारे टाइनी मैग्नेट्स अलाइंड फॉर्म में रहते हैं, तब भी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पे बरकरार रहती है। तो देखें अभी भी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बरकरार है अपनी जगह पे, जीरो नहीं हुई। अब अगर मैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे करंट को रिवर्स करना पड़ेगा ताकि रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो। करंट को रिवर्स करना पड़ेगा ताकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होनी शुरू हो जाए। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी तो अब टाइनी मैग्नेट्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होते 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 कम होते होते सॉरी कम होते होते तो जीरो हो जाएगी। जीरो जी। तो देखें जरा, जब हमने रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोवाइड की, देखें एच की वैल्यू अब रिवर्स होगी, नेगेटिव साइड पे आ चुकी है। तो जब हमने रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोवाइड की, रिवर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, तब जाके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड देखें बी, अब जाके इस पॉइंट पे आके बी जीरो हुए। समझ आई बात की? अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब मैं रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को अब मैं रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता जाता हूं। तो जब रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बढ़ाना शुरू किया तो एक दफा फिर से क्या हुआ,
एक दफा फिर से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होनी शुरू होगी। और देख लें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होते होते सैचुरेशन पे आ चुकी है। ये होगी सैचुरेशन। आई समझ बात की? सैचुरेशन होगी। अब अगर मैं एक दफा फिर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दूं, एक दफा फिर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दूं, तो देखें क्या होगा। तो ये इस जगह पे आके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो ये देखें, ये देखें जरा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दफा फिर से जीरो हो चुकी है। देख लें, बता चुका हूं पूरी की पूरे के पूरे वाई एक्सिस पे एच जीरो है। तो यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दफा फिर से जीरो हो चुकी है, लेकिन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड देखें वो तो नॉन जीरो है, वो तो जीरो नहीं हुई। इसका मतलब है हमारे एटम्स, हमारे टाइनी मैग्नेट स्टिल अलाइंड फॉर्म में हैं। ठीक होगा। अब अगर इनको फिर से इनकी अलाइनमेंट हमने जीरो करनी है, फिर से अगर उन टाइनी मैग्नेट्स को रेंडमली ओरिएंट करना है, फिर से अगर हमने इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी अब एक दफा फिर से पॉजिटिव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एच की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ले जी, अब एक दफा फिर से मैंने एच को इंक्रीज, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करवाना शुरू कर दिया। ले जी, ये इंक्रीज होती गई और इस जगह पे आके जब एच की वैल्यू अच्छी खासी इंक्रीज कर गई, तब जाके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक दफा फिर से जीरो हुई। आई समझ? लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं अगर मुसलसल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिर से बढ़ाता जाऊं तो एक दफा फिर से ये मटेरियल अपनी सैचुरेशन पे आना शुरू हो जाएगा। लाइक ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन चले जाने नहीं, चलेगा। इधर से थोड़ा ठीक कर लेता हूं ये, और यहां से फिर ये। लें जी, तो इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा हमें। यस, यहां तक क्लियर हुआ? समझ आइए ग्राफ कैसे बनते हैं। यस सर। इसी ग्राफ को कहा जाता है हिस्टेरेसिस लूप, LOOP लूप, हिस्टेरेसिस लूप। यस, इस पॉइंट को बुक में ए का नाम दिया हुआ है। बता क्या रहे हो ये पॉइंट, मैं अभी बताता हूँ, लिखता हूँ ये भी। इस पॉइंट को बी का नाम दिया हुआ है, स्मॉल बी का। इस पॉइंट को सी का नाम दिया हुआ है। इस पॉइंट को डी, ऐसे ही ये वाला पॉइंट ई, और ये आखिरी वाला पॉइंट है एफ। अच्छा, अब ये पॉइंट्स बता क्या कह रहे हैं वो भी लिख देता हूँ यहीं पे मैं। देखिएगा जरा, सबसे पहले पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है। यानी पॉइंट ए पे हमारी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो सैचुरेटेड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, सैचुरेटेड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, हमारी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे मैक्सिमम है। एक्सटर्नल तो मैक्सिमम है ही ना, वो तो है ही है। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है। तो सो दिस इज सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसी तरह ये वाला जो है, ये भी सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। आई समझ? तो ये पॉइंट डी जो है, इट इज आल्सो सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। बार बार कह रहा हूं, बी इज इंटरनल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेट। so at point D saturated magnetic field is obtained in negative direction, in opposite direction। ठीक हो गया। क्या मतलब है, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है। मैं यहाँ पे अगर सब्सटेंस आपको बना के दिखाऊं, सपोज करें कि ये हमारी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जब पॉइंट ए आया तो इसके तमाम टाइनी मैग्नेट्स इस डायरेक्शन में थे, ऐसे अलाइंड थे, यूं, इस तरह से। समझ आई बात की? और जब पॉइंट डी आया तो अब किस डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना। तो सारे इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गए, ऐसे इस डायरेक्शन में सारे चले गए, यूं, इस तरह से। क्लियर हुई ये चीज? यस, क्लियर हुआ इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है? यस सर। ओके। अब जरा बाकी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट बी और ई। अब ये क्या बता रहे हैं, इसमें बीच में से मिटा दूं, देखें जरा पॉइंट बी और ई क्या बता रहे हैं। देखें पॉइंट बी हमें ये बता रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने यहां पे जीरो कर दी, लेकिन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं हुई। तो पॉइंट बी हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे पॉइंट बी पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने जीरो कर दी, यानी करंट को तो हमने जीरो कर दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो हुई, करंट जीरो हुआ। ये भी साथ लिख देता हूं, आई इज जीरो। तो इसका मतलब है एच इज जीरो।
लेकिन लेकिन इस पॉइंट पे जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी नॉन जीरो है, क्योंकि एटम्स अभी तक अलाइंड फॉर्म में हैं, हमारे टाइनी मैग्नेट्स अभी तक अलाइंड फॉर्म में हैं। क्लियर हुई ये चीज? यस। हाँ जी, बोले ना। यस सर। ओके, अब ऐसे ही पॉइंट बी हो गया, तो पॉइंट बी को डिस्कस कर लिए। पॉइंट ई, पॉइंट ई भी ऐसे ही है। पॉइंट ई भी तो यही है कि पॉइंट ई पे भी देखें हमने, पॉइंट ई जो है वो भी क्योंकि इसी पूरे के पूरे वर्टिकल एक्सिस पे है, और पूरे वर्टिकल एक्सिस पे हमने एच को जीरो लिया हुआ है। पूरे वर्टिकल एक्सिस पे एच हमने क्या जीरो लिया, ऑटोमेटिकली जीरो हो रहा है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है पॉइंट ई पे भी एच तो जीरो है। एच जीरो होने का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों जीरो है? क्योंकि करंट जीरो कर दिया हमने। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट भी जीरो है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। लेकिन देखें जरा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की तो एक वैल्यू बन रही है, ओरिजिन से अच्छा खासा नीचे है, तो बी जो है वो नॉन जीरो है। बी जो है वो नॉन जीरो है, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी इज नेगेटिव। ये बी लेस देन जीरो का मतलब बी इज नेगेटिव, बल्कि ऐसे लिख ही देता हूँ, आप लोगों ने कुछ और ही बना देना इसको। बी इज नेगेटिव और उधर था बी इज पॉजिटिव। समझ आ गई बात की? हाँ जी, बोले ना, जल्दी से बताइए। यस बाकी दो सर। पॉइंट्स रह गए, उन्हें डिस्कस करता हूँ। क्लियर है? यस सर। ओके, अब सी और एफ को देखें जरा। पॉइंट एफ को जरा देखें, तो पॉइंट एफ पे हमने एच जो है, एच को तो इंक्रीज करवा दिया। एच मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो इंक्रीज करवा दिया। लेकिन पॉइंट एफ पे आके देखें, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो हो चुकी है, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे थे ना उसको। तो यहां पे आके एच जो है, एच जो है वो नॉन जीरो है। एच क्यों नॉन जीरो है? क्योंकि करंट नॉन जीरो है। ठीक है, लेकिन यहां पे बी जीरो हो चुका है। इसी तरह पॉइंट सी जो है, इस पे भी ऐसे ही है। दिस इज पॉइंट सी, यहां भी ऐसे ही है कि यहां पे एच जो है वो नॉन जीरो है, यानी एच यहां पे हो चुका है नेगेटिव। यहां पे एच नेगेटिव है, लेकिन यहां पे बी जीरो है, ऐसे। और यहां पे एच जो है वो पॉजिटिव है। यस, इज इट क्लियर नाउ? यस। हाँ जी, कोई मसला अब इसमें। मैं एक दफा जल्दी जल्दी में इसको रिपीट करता हूँ, 3 मिनट रह गए, साथ रिपीट करता हूँ, साथ साथ में एरोस भी लगा देता हूँ। देखें जरा, इस टॉपिक में हमने क्या सीखा। हमने देखा कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो किस तरह का ग्राफिकल बिहेवियर दिखाता है, उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो ये चीज हमने देखनी है। उसके लिए हमने क्या किया कि एक करंट कैरिंग कॉइल लिया, उसके अंदर हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, उसकी कोर हमने रख दी। अब जैसे ही हम करंट को इंक्रीज करवाना शुरू करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है। हियर एच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड बी इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेट ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया? तो अब जरा देखें, जैसे ही हमने, ये पॉइंट है, अभी इस पॉइंट पे हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं की। अब जैसे ही हमने यहाँ पे करंट को इंक्रीज करवाना शुरू किया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी शुरू होगी। तो देखें, जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे इंटरनल भी इंक्रीज करेगी। सो ग्राफ जाएगा इस डायरेक्शन में। करते 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 हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी वो पॉइंट आ गया कि जिस पॉइंट पे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो चुकी है, एटम्स की अलाइनमेंट, टाइनी मैग्नेट्स की अलाइनमेंट मैक्सिमम हो चुकी है इनसाइड द फेरोमैग्नेट। तो दिस इज अवर सैचुरेशन पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अब करंट को डिक्रीज करवाना शुरू करते हैं। करंट डिक्रीज करना शुरू करेगा, उसके नतीजे में एच, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी डिक्रीज करेगी इस डायरेक्शन में। ये एरो आ गया। करते 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 हमने एच तो जीरो कर दिया, क्योंकि इस पूरे वर्टिकल एक्सिस पे एच जीरो है। एच तो जीरो कर दिया, लेकिन हमारे एटम्स स्टिल अभी तक अलाइंड फॉर्म में हैं, यानी उसके अंदर अभी तक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, बिकॉज वी हैव हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हियर। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा देखें, वैसे आयरन हार्ड नहीं है, आयरन सॉफ्ट है। ठीक है ना? ये चीज समझ लीजिएगा, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आयरन की कोर रखी है। अच्छा, मजीद आगे देखें जरा। अब अगर मैं मजीद इसको, अभी तक देखें, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है। लेकिन अगर मैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना चाहता हूं, तो अब मुझे रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो एच
बी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अब एच जैसे जैसे रिवर्स होता गया तो हमारी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती गई, इस जगह पे आके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। एच को मुसलसल में इंक्रीज करवाता हूं, एच की नेगेटिव वैल्यू को अगर मैं मुसलसल इंक्रीज करवाता हूं तो अब एक दफा फिर से हमें सैचुरेटेड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक हो गया। सो एरो इसी डायरेक्शन में भी चल रहा है ऐसे। उसके बाद मैं फिर अगर चाहता हूं कि नहीं मैंने इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक दफा फिर से करंट की डायरेक्शन फिर से रिवर्स करवाऊंगा। जैसी करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेगी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच एक दफा फिर से डिक्रीज करनी शुरू होगी, सॉरी एच एक दफा फिर से इंक्रीज करनी शुरू होगी, लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करती जा रही, करते 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 देखें पॉइंट ई आ गया हमारे पास, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर एच इज जीरो। लेकिन अब यहां पे एक दफा फिर इस पॉइंट ई पे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो नॉन जीरो है। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, एच को फिर से रिवर्स करवाया, रिवर्स होते 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 पॉइंट एफ मिला, और पॉइंट एफ वो पॉइंट है कि जहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड